हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की अपनी जो बुक है वो सेकंड बुक है। ठीक है, सेकंड बुक का चैप्टर सेकंड है हमारा एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये चैप्टर जो था पिछले 1-2 सालों में इसको डिलीट कर दिया गया था, सिलेबस में नहीं था ये, और इसके कुछ हिस्से को आगे चैप्टर नंबर 5 में या 6 में ऐड कर दिया गया था। तो ऐसे चलता था, लेकिन इस बार वापस ये चैप्टर आपके सिलेबस में आ गया है। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। जो जो आपके सिलेबस में है उसे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका सिलेबस जो है वो ये है, यानी ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। यानी कि लोकतंत्र के निर्माण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, 3 आम चुनाव जो थे उसमें कांग्रेस का जो प्रभुत्व था उसको पढ़ना है। कांग्रेस की प्रकृति देखनी है हमको, और कांग्रेस का सामाजिक और वैचारिक गठबंधन के रूप में जो कांग्रेस थी उसको देखना है। गुटों में जो सहिष्णुता या प्रबंधन था इसको देखना है। विपक्षी दलों का उदय, ये कुछ टॉपिक हैं जो कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूज़र नेम है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं और मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप। और गूगल पे आप हमारे नोट्स सर्च कर सकते हैं, फ्री में आपको मिल जाएंगे। eklavyastudypoint.com ये हमारी वेबसाइट है, इस पे जाके आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दी जाएगी। क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप नाम से हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप इसे सर्च कीजिए और वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, लोकतंत्र के निर्माण की चुनौती, यानी कि लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती। देखिए चैप्टर फर्स्ट हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या समझा था कि जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद राष्ट्र निर्माण की 3 मुख्य चुनौती थी। उसमें से पहली चुनौती क्या थी? लोकतंत्र को स्थापित करने की। ठीक है, यानी लोकतंत्र को स्थापित करना ये एक चुनौती थी। इतना हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या समस्याएं आई थी उसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, डिटेल में समझते हैं। देखिए भारत देश को आज़ादी कठिन परिस्थितियों में मिली थी। ठीक है, हमने कभी सोचा नहीं था कि देश आज़ाद होगा और आज़ाद होते ही हमारे देश के टुकड़े हो जाएंगे, ये हमने कभी नहीं सोचा था। ठीक है, यानी हमारी जो आज़ादी हमें मिली थी वो काफ़ी कठिन परिस्थितियों में मिली थी, और स्वतंत्रता के समय से ही देश के सामने राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। ठीक है, देश को मजबूत बनाने की चुनौती थी। लेकिन हमारे देश के जो नेता थे उन्होंने लोकतंत्र को ही महत्व दिया, और भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई। देखिए दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिनको आज़ादी मिलने के बाद उन देशों ने या तो वहाँ पे एक पार्टी का शासन रहा है, या फिर नाम मात्र का लोकतंत्र रहा है, या फिर सैनिक शासन रहा है, या फिर राजतंत्र जैसा शासन रहा है, यही चलता रहा है। लेकिन भारत ने क्या फैसला लिया था कि हम अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही अपनाएंगे, यानी कि लोकतंत्र को ही अपनाएंगे। ठीक है, हमारे जो नेता थे वो लोकतंत्र में और राजनीति की जो निर्णायक भूमिका है उसको लेकर बिल्कुल जागरूक थे, क्योंकि हमारे सभी नेता पहले से ही ये डिसाइड करके बैठे हुए थे कि जैसे ही देश आज़ाद होगा तो जो सरकार बनेगी वो लोकतांत्रिक बनेगी। ठीक है, तो हमारे जो नेता थे वो राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि राजनीति को समस्या के समाधान का उपाय मानते थे। हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बना था, और 24 जनवरी 1950 में इसमें हस्ताक्षर हो गए थे। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू कर दिया गया था। तो ये तीनों डेट आप याद रख सकते हैं, हालांकि पेपर में नहीं आता, लेकिन 11th क्लास में भी आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक है, और उस वक्त देश का जो शासन था वो अंतरिम सरकार चला रही थी। देखिए अब यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूँ कि हमारे देश के जो पहले आम चुनाव हुए थे वो 1951-52 में हुए थे। ठीक है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और देश आज़ाद हुआ था 1947 में। तो देश जब आज़ाद हुआ था तो आज़ाद होते ही देश में सरकार बन गई थी, जिसको अंतरिम सरकार कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपके दिमाग में आएगी कि जब हमारे देश में चुनाव आयोग बना वो 1950 में बना। ठीक है, चुनाव आयोग कब बना हमारे देश में? 1950 में बना। अब चुनाव आयोग 1950 में बना है तो चुनाव तो उसके बाद ही होंगे ना, यानी 1951-52 में हुए। तो जब चुनाव 1951-52 में हुए तो सरकार 1947 में कैसे बन गई? क्या बिना चुनाव के भी सरकार बन सकती है? तो यस, जो ये जो सरकार थी ये अंतरिम सरकार थी। ठीक है, उस समय चुनाव वगैरह नहीं हुए थे, क्योंकि चुनाव आयोग नहीं बना था और इतनी जल्दी पॉसिबल भी नहीं था। तो ऐसे में आपसी समझौते से जो सरकार बना ली गई थी इसको अंतरिम सरकार कहा गया है। भारत के चुनाव आयोग का गठन जो है 1950 के जनवरी में हुआ था, और सुकुमार सेन जो थे पहले चुनाव आयुक्त बने। पेपर में आपसे ये पूछ लेते हैं कि पहले चुनाव आयुक्त जो थे वो कौन थे, 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो सुकुमार सेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
और चुनाव जो है पहला जो आम चुनाव है वो 1950 में ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, 51-52 में जाके चुनाव हुए थे। और वर्तमान में अगर पूछे, कई बार ये भी पूछ लेते हैं, बताइए कि करंट में यानी कि वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त है वो कौन है, तो राजीव कुमार जो हैं वो बिल्कुल वर्तमान के हैं चुनाव आयुक्त, ठीक है। पहला चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन और अभी का पूछ लें तो राजीव कुमार, ये नाम दोनों आपको याद रखने हैं। और इसको अगर बिल्कुल कम शब्दों में समझना चाहो तो इस तरीके से भी देख सकते हो कि संविधान कब बना, 26 नवंबर 1949, ठीक है। लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। चुनाव आयोग कब बना था, 1950 में बना था। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे, ठीक है। वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार। तो इस तरीके से आप सीधा सीधा आप इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ में लिखी थी, इसको मैंने बिल्कुल शॉर्ट में कर दिया है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। इसके बाद एक चीज़ समझिए, ये मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न होता है, आगे के चैप्टरों में आपके काम आएगी, ठीक है। देखिए, हम क्या देखते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जो बने थे वो जवाहरलाल नेहरू बने थे, ठीक है। ये कब से कब तक इन्होंने शासन किया प्रधानमंत्री के रूप में, तो 15 अगस्त 1947 में बन गए थे प्राइम मिनिस्टर और 27 मई 1964 तक ये सत्ता में रहे और 16 वर्ष 286 दिन तक इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शासन किया था, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो सभी को पता है कि पहले प्रधानमंत्री नेहरू थे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है, दूसरे प्रधानमंत्री जो है वो लाल बहादुर शास्त्री माने जाते हैं। जब भी आप बुक पढ़ोगे तो आपको नेहरू मिलेगा पहले नाम, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री और इसके बाद इंदिरा गांधी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ पे एक सेकंड नंबर पे भी प्रधानमंत्री दिख रहे हैं और फोर्थ नंबर पे भी प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। अब ये कौन है, ये केवल 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने, आखिर ऐसा क्या हुआ, तो इसे समझिए। देखिए क्या हुआ था कि जो नेहरू जी थे ना, ये प्राइम मिनिस्टर थे और इनकी मौत हो गई थी, ठीक है, 1964 में अचानक इनकी मौत हो जाती है। और जब किसी की मौत हो जाती है, किसी प्राइम मिनिस्टर की, तो ठीक उसी दिन या उसके अगले दिन प्राइम मिनिस्टर दूसरा बना पाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो देश होता है वो शोक में डूब जाता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक कार्यवाहक, इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री कहा जाता है, ठीक है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, यानी ये परमानेंट प्रधानमंत्री नहीं थे, ये कुछ दिनों के लिए, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत, सॉरी ये नेहरू जी की मौत हो गई यहाँ पे, तो इसके बाद क्या हुआ, गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया 13 दिन के लिए। इसके बाद वापस से चुनाव वगैरह जो भी प्रोसेस था वो हुआ और लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि कुछ समय के बाद इनकी भी मौत हो गई। अब जब इनकी मौत हो गई, 1 वर्ष 216 दिन तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे, तो ऐसे में क्या हुआ, फिर से वही कंडीशन आ गई कि अब क्या करें, दूसरा प्रधानमंत्री इतनी जल्दी बन नहीं सकता, तो फिर से गुलजारी लाल नंदा जो थे इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया और 13 दिन तक ये प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। इसके बाद फिर इंदिरा गांधी बनी। तो यहाँ पे आपको ये जो बता रहा था ना, ये हाईलाइट कर रखा है, ये आपको मिलेगा नहीं किताबों के अंदर, लेकिन कुछ जगह पे आपको ये मिल जाएगा। तो अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि गुलजारी लाल नंदा जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो वो क्यों बने थे और इतने कम दिनों के लिए क्यों बने थे, तो आपके पास जवाब होना चाहिए, ठीक है, आप आराम से उसको बता सको। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, काम आएगा आपको आगे के चैप्टरों में। अब देखेंगे चुनाव आयोग जो है उसके सामने क्या समस्या आ रही थी। देखिए, चुनाव आयोग बन गया है, अब उसको देश में पहले चुनाव कराने हैं। अब पहले चुनाव कराते वक्त क्योंकि हमें इतना एक्सपीरियंस था नहीं चुनाव का, देश आज़ाद हुआ उसके बाद ये सब प्रोसेस हमें करना था, तो ऐसे में चुनाव आयोग के सामने बहुत सारी समस्याएं आई थी। जैसे कि देखिए, देश जो था, भारत देश बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था, उसकी जो आबादी थी वो बहुत ज़्यादा थी और इतनी बड़ी आबादी में 15% लोग ही साक्षर थे, यानी ज़्यादातर लोग जो हमारे थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो ऐसे में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना एक चुनौती था चुनाव आयोग के लिए, ठीक है, ये समस्या थी। फिर चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन, आप देखते हो ना कि जैसे देश है, तो देश, पूरे देश में अगर आप मैप में देखोगे तो पूरे देश को, ठीक है, लोकसभा, विधानसभा, इस तरीके से सीटों में बांट रखा होता है। तो इस तरीके से पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं कि इस राज्य में लोकसभा की सीटें इतनी हो सकती है, जैसे यूपी है, बड़ा राज्य है तो वहाँ पे सीटें ज़्यादा होंगी, गोवा है, छोटा राज्य तो वहाँ पे सीटें कम होंगी। इस तरीके से पूरे देश को चुनाव क्षेत्र के रूप में सीमांकित करना था, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि ये आसान काम नहीं था, ये काफ़ी मुश्किल काम था। फिर क्या है कि मतदाता सूची बनाना, देखिए जो वोट जब डलते हैं तो एक वोटर लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है, मतदाता सूची। तो मतदाता सूची बनानी थी और उसमें जो देश के जो वोटर्स हैं उनके नाम डालने थे। अब देखिए, आज के समय में क्या है, चुनाव की एज जो है वो 18 वर्ष है, लेकिन उस समय में चुनाव की जो एज थी वो 21 वर्ष थी, याद रखना इस चीज़ को।
पहले 21 साल की उम्र वाले ही वोट देते थे, 18 साल वाले नहीं देते, वो तो बाद में एज को कम करके 18 साल किया गया था, ठीक है। तो ऐसे में जो व्यक्ति 21 साल के हो चुके हैं उनका नाम मतदाता सूची में डालना था, जिसमें कई सारी समस्याएं आ रही थी। फिर क्या था कि जो अधिकारी थे और जो चुनाव कर्मी थे उनको ट्रेनिंग देना था, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे चुनाव करा रहे थे, पूरे देश में चुनाव होने थे, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो चुनाव कराने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो उनको ट्रेनिंग देना ये भी एक चुनौती थी। फिर क्या है कि कम साक्षरता, जो लोग थे वो केवल 15% ही साक्षर थे। तो इसकी वजह से मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना भी चुनाव आयोग के लिए एक चुनौती थी। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो चुनाव आयोग के सामने आई। और यहाँ पे एक और बात देखिए, जो मतदाता सूची बना दी गई थी, ठीक है, जो पहली बार मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी तो वहाँ पे पता लगा कि 40 लाख महिलाओं के नाम ही नहीं दर्ज हुए, उल्टे सीधे नाम, अला की बीवी, फला की बेटी, इस तरीके से नाम दर्ज हो गए, जो कि चुनाव आयोग ने उसको रिजेक्ट कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि दोबारा से बनाओ और इनके सही नाम दर्ज करो। तो फिर से एक बड़ी चुनौती थी। तो बहुत ज़्यादा समस्याएं उस वक्त सामने आई थी। फिर अक्टूबर 1951 से 1952 तक, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक जो पहले आम चुनाव हुए थे, ठीक है, और इसको हम मेनली 1952 का ही चुनाव कहते हैं। और पहले प्रथम 3 जो आम चुनाव थे, इसमें जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इसका प्रभुत्व था, यानी इसने सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीटें जीती थी, ठीक है। भारत ने सार्वभौम वयस्क मताधिकार जो है इसके अनुसार चुनाव कराने का फैसला लिया था। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है, देखिए ये फैसला भारत ने लिया था और इसका कई लोगों ने मजाक भी बनाया था। कैसे कैसे बनाया था वो आगे बताऊंगा। अभी इसका मतलब समझ लो कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये था कि उस समय में जो व्यक्ति 21 वर्ष की आयु पूरे कर चुके हैं, ठीक है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो गाँव में रहने वाला हो चाहे वो शहर में रहने वाला हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो, सभी को मतदान का अधिकार था, ठीक है। इसी को सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहते हैं। और भारत ने ये फैसला लिया था तो कई जो लोग थे या कोई न्यूज़पेपर थे, मैगजीन थी, इन्होंने इसका मजाक उड़ाया था। कैसे उड़ाया था देखिए, एक हिंदुस्तानी संपादक जो थे, इन्होंने क्या कहा, इसको इतिहास का सबसे बड़ा जुआ माना, ठीक है। इन्होंने माना कि ये इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है, क्योंकि ये जो चुनाव कराए जा रहे थे भारत में, तो इसका काफ़ी मतलब इस लोगों को संदेह था। संदेह क्या था कि ये चुनाव सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है, ये प्रणाली सक्सेस नहीं हो पाएगी, ऐसा मान रहे थे। तो एक ने ये कहा, दूसरे ने क्या कहा ये समझिए। एक ऑर्गेनाइजर नाम की एक मैगजीन थी, इसने क्या लिखा, इसने ये लिखा कि जो नेहरू है ना, नेहरू अपने जीते जी ये देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में जो सार्वभौम मताधिकार जो है वो असफल रहा। यानी कि जो भारत ने फैसला लिया था सार्वभौम वयस्क मताधिकार का, ये फेल हो जाएगा, ऐसा ऑर्गेनाइजर नाम की मैगजीन ने लिखा, ठीक है। आगे देखिए, इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज नुमाइंदा जो था, इसने क्या दावा किया ये समझिए। इसने ये कहा कि आने वाला वक्त और अब से कहीं ज़्यादा जानकार दौर बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की बेहूदी नौटंकी देखेगा। अब आप समझिए कि कितना ज़्यादा मतलब उल्टा सीधा कहा जा रहा है। यानी कि ये जो इनका कहने का मतलब है, जो लाखों अनपढ़ लोग हैं मतदान करने जा रहे हैं, एक तरह से इसको नौटंकी करार दे दिया इन्होंने। तो इस तरीके से लोगों को संदेह था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या ये समझिए, चुनाव जो थे 2 बार पोस्टपोन करने पड़ गए, यानी कि स्थगित करने पड़ गए, ठीक है। आखिरकार 1951 और 52 में हमारे ये जो पहले आम चुनाव थे ये हो गए, और ये जो चुनाव हुए ये आप ये कह लो कि ये सक्सेस हुए, ठीक है। जैसा कि लोग कह रहे थे ना कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1952 का चुनाव इसको कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर जो देश के हिस्से इसमें 1952 में ही चुनाव हुए थे। और चुनाव जो अभियान था इसमें मतदान होना, मतगणना यानी कि वोटों की गिनती होना, इसमें टोटल 6 महीने लग गए थे। सार्वभौम मताधिकार के इस प्रयोग ने आलोचक जो थे उनका मुंह बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि इन चुनाव ने उन सभी आलोचक जो संदेह कर रहे थे, ठीक है, उनके विचारों पे पानी फेर दिया था। जो सार्वभौम मताधिकार को शुरुआत में ही मतलब कहीं ना कहीं एक जोखिम का सौदा मान रहे थे या फिर फेल हो जाने ऐसा ऐसा कह रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चुनाव हुए, सक्सेस हुए बिल्कुल, और सब कुछ सही हुआ। चुनाव में जो हार गए थे कैंडिडेट, उन्होंने भी माना कि जो चुनाव हुए हैं वो निष्पक्ष हुए हैं। सब ने तारीफें करी, और जो विदेशी थे, जो देश के बाहर के जो एक्सपर्ट थे जो इस चीज़ पे नज़र रख रहे थे, वो भी हैरान थे बिल्कुल कि भारत ने ये कर दिखाया, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स जो है इसने क्या कहा ये देखिए। हिंदुस्तान टाइम्स कहता है कि ये बात हर जगह मानी जा रही थी कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया, यानी कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा
एक तरह से आप इसको प्रयोग कह सकते हो, क्योंकि भारत जो है दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सब कुछ बेहतर हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या जो थी वो साक्षर नहीं थी ज़्यादा, ऐसे में ज़्यादातर लोग अनपढ़ थे, ठीक है। ऐसे में ये सक्सेस होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 1952 का आम चुनाव जो है वो पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। मील का पत्थर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि किसी ने ऐसा अंदाजा भी नहीं लगाया था कि ये चुनाव सक्सेस हो पाएगा। सब ने बहुत ही नेगेटिव नकारात्मक ही बोला था, ठीक है। आपने पढ़ा भी है कि किस तरीके से मतलब इसका मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन जब वो सक्सेस हुआ तो इसे ये एक तरह से मील का पत्थर साबित हुआ। और अब ये दलील दे पाना संभव नहीं रहा कि लोकतांत्रिक चुनाव जो है वो गरीबी या फिर अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते, ठीक है। बिल्कुल साबित कर दिया था कि हमारे देश में अशिक्षा बहुत थी, गरीबी बहुत थी, लेकिन फिर भी सक्सेस हुआ चुनाव हमारा। और ये बात साबित हो गई थी कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है, ठीक है, आसानी से लोकतंत्र को अपनाया जा सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स लिख रहा है ये। अब थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं प्रथम 3 आम चुनाव के बारे में। देखिए 3 आम चुनाव जो है, पहला चुनाव जो हुआ था 1952 में हुआ था, फिर 5 साल के बाद दूसरा चुनाव हुआ 1957 में, और फिर 5 साल के बाद तीसरा चुनाव हुआ 1962 में। और तीनों चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी है इसको काफ़ी ज़्यादा बहुमत मिला, काफ़ी ज़्यादा वोट मिले थे, ठीक है। और समझते हैं, पहला जो चुनाव था 1952 वाला, इसमें कांग्रेस ने 364 सीटें जीती थी। दूसरे चुनाव में 371 सीटें जीती थी और तीसरे चुनाव में 361 सीटें जीती थी। यहाँ पे और डिटेल में देखिए पहला जो चुनाव था ये 489 सीटों पे हुआ था, जिसमें 364 कांग्रेस ने जीती हुई है, आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्राफ, ध्यान से देखो एक बार आप, ठीक है। सेकंड चुनाव जो था ये 494 लोकसभा की सीट पे था, जिसमें 371 जो है कांग्रेस ने जीती। और तीसरा चुनाव जो है 494 सीटों पे है, जिसमें 361 जो है कांग्रेस ने जीती है। इसके अलावा देखिए अन्य पार्टियां भी हैं जो किसी को 37, किसी को 16, किसी को 12, किसी को 9, इस तरीके से सीटें मिल रही है। लेकिन जितना ज़्यादा वोट बहुमत कांग्रेस को मिल रहा है ना, इतना किसी को नहीं मिला। तो ये पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस जीती। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है जो पेपर में बहुत पूछा जाता है। वो क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस का प्रभुत्व क्यों था, आखिर कांग्रेस में ऐसा क्या था जो 3 आम चुनाव में इतना ज़्यादा मतलब उनको बहुमत मिला था, ठीक है। तो ये आपसे पूछ लेते हैं, तो इसको समझेंगे आगे। पहले बेसिक सी बातें और जान लो कि पहले जो आम चुनाव थे इसमें कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो 16 सीटें जीतकर सेकंड नंबर पे रही थी, ठीक है। 1957 में जो दूसरे चुनाव हुए थे इसमें अगर विधानसभा की बात करूं अगर मैं राज्य की, तो केरल राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी ने गठबंधन की सरकार बना ली थी। और पहली बार ऐसा हुआ था कि भाई कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी सरकार बना रही है। 1959 में केंद्र सरकार ने इस सरकार को अनुच्छेद 356 के तहत बर्खास्त कर दिया था, ठीक है। कांग्रेस ने इसको क्या करा, बर्खास्त करा, और जो उसके पास अधिकार होते हैं उसका दुरुपयोग किया था। केरल के सीएम जो थे वो थे EMS नंबूरीपाद। इन्होंने क्या करा, इसका विरोध करा, क्योंकि इनको बर्खास्त कर दिया गया था जो कि एक गलत था, ठीक है। आगे देखते हैं, जो मैं आपको कह रहा था ना कि एक क्वेश्चन बहुत आता है इस चैप्टर में से कि कांग्रेस जो थी वो 3 आम चुनाव में इतना ज़्यादा उसको वोट क्यों मिले, इतना प्रभुत्व इसका क्यों था, इतना वर्चस्व क्यों था। तो इसके पीछे 2-3 कारण हैं जो आपके पेपर में आते हैं, आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। देखिए देश की सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस उस समय में, और देश की सबसे पुरानी पार्टी थी क्योंकि 1885 में बन गई थी। और उस समय इसके अलावा अन्य पार्टियां भी थी, ऐसा नहीं है अन्य पार्टियां नहीं थी, लेकिन जो सबसे पुरानी पार्टी थी वो कांग्रेस थी, ठीक है। ये हो गया। सेकंड पॉइंट देखिए, सबसे मजबूत संगठन जो था वो कांग्रेस के पास था पूरे देश में। अन्य जो पार्टियां हैं वो कुछ क्षेत्रों में, कुछ राज्यों में ही मजबूत थी थोड़ी बहुत, लेकिन जो कांग्रेस थी वो पूरे देश में इसका मतलब संगठन था, मजबूत संगठन। फिर थर्ड पॉइंट देखिए, सबसे लोकप्रिय जो नेता थे जैसे नेहरू हो गए, ठीक है, या अन्य जो लोकप्रिय नेता हो गए जैसे लाल बहादुर शास्त्री वगैरह, ये सब क्या थे, ये कांग्रेस के ही नेता हुआ करते थे। अगला है कि आज़ादी की विरासत जो है वो कांग्रेस को हासिल थी, सभी वर्गों का समर्थन था इसे। आगे सभी वर्गों के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ आपको। नेहरू जैसे जो करिश्माई नेता थे वो भी इसी पार्टी में शामिल थे, सबको साथ लेकर चलने की प्रकृति। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। इन सभी पॉइंटों को आगे मैं कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, ये सारे आगे हैं डिटेल में, तो वहाँ पे समझेंगे। अब एक बार ना केरल की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इसको समझो। इसको कांग्रेस ने आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करते हुए इसको सस्पेंड कर दिया था। इसको समझते हैं। केरल जो राज्य है यहाँ पे 1957 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे इसमें कांग्रेस जो थी वो हार गई थी, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जो है 126 सीटों में से 60 सीटें जो है कम्युनिस्ट पार्टी ने जीत ली थी, और कम्युनिस्ट पार्टी ने केरल में अपनी सरकार बना ली थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि कम्युनिस्ट पार्टी को भी यहाँ पे बहुमत नहीं मिला था, लेकिन कुछ अन्य पार्टियों ने थोड़ा बहुत इसको गठबंधन वगैरह हो गया था इसका, ठीक है, कुछ अन्य विधायक वगैरह मिल गए थे, इससे सरकार तो बना ली थी। अब EMS नंबूरीपाद जो हैं यहाँ के ये CM भी बन चुके थे, लेकिन
ये दुनिया का पहला मौका था जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि एक वामपंथी पार्टी है, ठीक है, जैसे चाइना में भी कम्युनिस्ट होते हैं और रसिया में भी कम्युनिस्ट होते हैं, लेकिन कहीं पे भी लोकतंत्र नहीं दिखेगा आपको। लेकिन भारत में ये जो केरल है, यहाँ पे दुनिया में पहली बार ऐसा मौका आया था जब कम्युनिस्ट पार्टी ने, यानी वामपंथी पार्टी ने लोकतांत्रिक सरकार बनाई थी, ठीक है, चुनाव जीत कर। और केंद्र सरकार ने क्या करा, 1959 में, 2 साल के बाद इस पार्टी को सस्पेंड कर दिया, ठीक है, इसको मतलब इनकी सरकार जो थी उसको आर्टिकल 356 के तहत इनकी सरकार को गिरा दिया था, और कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार थी ये बर्खास्त हो गई थी। इसका विरोध जो है फिर वहाँ के नेताओं के द्वारा किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ चीज़ें हो सकता है पेपर में पूछ लें, इसीलिए मैंने सारी आपको ये चीज़ें अरेंज करा दी, आप इसको आराम से समझ सकते हैं और पेपर में आए तो लिख देना। लेकिन ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। देखिए, कांग्रेस प्रथम 3 आम चुनाव में आपको दिखेगा, तीनों आम चुनाव में कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीटें लेकर आई है, मैंने आपको बताया था ना। अब कांग्रेस का जो वर्चस्व था, जो प्रभुत्व था, आखिर वो क्यों था, इसका जो नेचर था वो कैसा था, ये आपसे पूछते हैं। तो देखिए, भारत ही एकमात्र दुनिया में ऐसा देश है, ठीक है, ऐसा देश नहीं है सॉरी, जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा। दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहाँ पे एक पार्टी का प्रभुत्व है, ठीक है, भारत ही नहीं है जहाँ पे ऐसा है, अन्य भी देश है। लेकिन उन देशों में और भारत देश में जो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि कांग्रेस पार्टी जो है इसके प्रभुत्व की प्रकृति के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही एक पार्टी का आपको वर्चस्व दिखेगा। प्रथम 3 आम चुनाव में तो आपने देख ही लिया कि कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिल रही है, बहुमत मिल रहा है। ऐसा केवल भारत में नहीं है, दुनिया में बहुत सारे देश है जहाँ पे एक ही पार्टी का वर्चस्व रहता है। लेकिन दुनिया के जो दूसरे देश है जहाँ पे एक पार्टी का वर्चस्व है और भारत, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं ना, तो सिस्टम में काफ़ी आपको अंतर देखने को मिलेगा। वो डिफरेंस क्या है ये आपको समझना है, ठीक है, कांग्रेस का नेचर आपको यहाँ पे समझना है। देखिए, भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा है। दुनिया के कई देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व जो है उसके बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। बाकी मुल्कों में एक पार्टी का जो प्रभुत्व है और भारत में जो एक पार्टी का प्रभुत्व है, इसके बीच में एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस ही आपको समझना है, ठीक है। बाकी मुल्कों में एक पार्टी का प्रभुत्व जो है वो लोकतंत्र की कीमत पर हुआ है, यानी लोकतंत्र को वहाँ पे ख़त्म करके, लोकतंत्र को साइड में रख के ये हुआ है। लेकिन भारत में लोकतंत्र है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ही जीतेगी। भारत में सबको मौके दिए जाते हैं कि आप चुनाव लड़ सकते हो, अगर आप ज़्यादा वोट पा जाते हो, ज़्यादा सीटें जीत सकते हो, तो उसके बाद क्या है, आपकी सरकार बन सकती है, ठीक है। तो ये सिस्टम है हमारे यहाँ पे। लेकिन बाकी देशों में ऐसा नहीं है। कुछ देश जैसे कि चाइना हो गया, क्यूबा हो गया, सीरिया हो गया, यहाँ का तो जो संविधान है, संविधान में ही लिखा हुआ है कि एक ही पार्टी है जो देश में शासन के लिए जिसको अनुमति मिली हुई है, ठीक है। यानी चाइना, क्यूबा, सीरिया, यहाँ पे एक ही पार्टी को अनुमति मिली है, वही देश में शासन कर सकती है। वहाँ का तो संविधान कहता है, लेकिन हमारा संविधान ऐसा नहीं कहता। हमारा संविधान के तहत भारत जो है बहुदलीय व्यवस्था है, भारत में बहुत सारी पार्टियां बन सकती हैं, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, जो पार्टी जीत जाए वही सत्ता में आ सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि केवल कांग्रेस के लिए ही है, लेकिन दुनिया में अन्य देश है वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, वहाँ का सिस्टम बिल्कुल अलग है, ठीक है। समझ में आया, आगे देखते हैं। म्यांमार हो गया आपका, बेलारूस हो गया, इरिट्रिया हो गया, यहाँ पे एक पार्टी का प्रभुत्व जो है वो कानूनी या फिर सैन्य उपाय के कारण हो पाया है, ठीक है। कुछ साल पहले तक तो मैक्सिको हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, यहाँ पर भी एक ही पार्टी का प्रभुत्व हुआ करता था। भारत में कायम एक पार्टी का प्रभुत्व जो है इन उदाहरणों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थिति में हुआ है, यानी हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, यहाँ पे सभी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, जो जीत जाए वो सरकार बना सकती है। लेकिन ऐसा सिस्टम दूसरे देशों में नहीं है, इसीलिए हमारे यहाँ पे एक पार्टी का प्रभुत्व और उनके वहाँ पे एक पार्टी का प्रभुत्व, इन दोनों में डिफरेंस है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अनेक पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे से होड़ की है भारत में, और तब भी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीतती गई, ठीक है, ये समझ में आएगा। आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा ना कांग्रेस जो है इसका एक सामाजिक और वैचारिक गठबंधन के रूप में इसको समझते हैं। ये आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। देखिए 2-3 क्वेश्चन है जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो समझते हैं कांग्रेस को। कांग्रेस जो है 1885 में बनी थी, एक पुरानी पार्टी है, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा बनाई गई थी। ए.ओ. ह्यूम जो थे एक अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। उस वक्त क्या था, जो कांग्रेस है ना वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी, ये एक संगठन था कांग्रेस, ठीक है। ये समझिए, कांग्रेस राजनीतिक पार्टी नहीं थी, एक संगठन था जो नव शिक्षित लोगों के लिए, कामकाजी लोगों के लिए, या जो व्यापारी वर्ग होते थे इनके हित समूह के लिए काम करती थी, ठीक है।
लेकिन बाद में इसने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया और इस वजह से कांग्रेस ने एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप ले लिया। यानी ये पहले एक संगठन था जो कि अमीर लोगों के लिए, व्यापारी लोगों के लिए, कामकाजी लोगों के लिए, नवशिक्षित लोगों के लिए, उनके हितों के लिए काम करती थी। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी। लेकिन बाद में इसका नेचर बदला और ये एक राजनीतिक पार्टी बन गई, ठीक है। और राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा कायम हो गया। शुरू शुरू में जो कांग्रेस होती थी उसमें अंग्रेज टाइप के जो लोग होते थे, जो अंग्रेजी जानने वाले लोग थे, या अगड़ी जाति के, जो ऊंची जाति के लोग होते थे, उचले मध्य वर्ग जो होते थे, शहरी अभिजन होते थे, इन्हीं का बोलबाला था, ठीक है। शुरू में इसमें गरीब लोग, मजदूर लोग आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन कांग्रेस ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आंदोलन चलाए तो इसका सामाजिक दायरा जो था वो बढ़ गया, ठीक है। उसमें किसान, मजदूर धीरे धीरे सभी शामिल होने लगे। तो कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस के अंदर एक खास बात उस समय में ये थी कि विरोधी हितों के कई समूहों को एक साथ जोड़ा। अब देखिए विरोधी हित का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए दो पार्टियां हैं या दो विचारधाराएं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक नरमपंथी हो गए, एक गर्मपंथी हो गए, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। या मान लीजिए एक वामपंथी हो गए, एक दक्षिणपंथी हो गए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ठीक है। ऐसे हित जो एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ रहते हो, ये कांग्रेस में एक साथ रह सकते थे। यानी कांग्रेस ने इन सबको एक साथ लेके चली है। कांग्रेस में किसान, उद्योगपति, शहर के रहने वाले, गांव के रहने वाले, मजदूर लोग, मालिक लोग, ठीक है, मध्य निम्न वर्ग या उच्च वर्ग या ऊंची जाति या नीची जाति, जो भी है, सभी को कांग्रेस के अंदर जगह मिली। धीरे धीरे जो कांग्रेस था उसका नेतृत्व जो वर्ग था वो फैलता गया और इसका नेतृत्व वर्ग जो है अब उच्च वर्ग या जाति के पेशेवर लोगों तक सीमित नहीं रहा। अब इसमें सबको जगह मिलने लगी थी, ठीक है। इसमें किसान वगैरह, गांव में रहने वाले लोग, ये सभी इसमें नेता बन के उभर रहे थे। और आज़ादी के समय तक कांग्रेस जो है एक सतरंगे सामाजिक गठबंधन की शक्ल में अख्तियार हो चुकी थी। अब यहाँ पे देखिए कांग्रेस, ये एक बार ना पेपर में ये लाइन आई हुई थी कि बताइए कांग्रेस कैसे एक सतरंगे सामाजिक गठबंधन के रूप में सामने आई। तो सेम ऐसी लाइनें आपके दे रखी थी और आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे तो आपको दिखेगा। अब सतरंगा क्यों कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस में सभी वर्गों को जगह थी, सभी जाति के लोग आ सकते थे, सभी धर्मों के लोग आ सकते थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, इसमें गरीब भी थे, इसमें मजदूर भी थे, इसमें किसान भी था, इसमें उद्योगपति भी था, ठीक है। इसमें हर तरह के लोग जो थे इसमें सबको शामिल किया जाता था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक सतरंगा गठबंधन है, ठीक है, जो भारत की विविधता जो है, वैरायटी जो है, कहीं ना कहीं उसकी नुमाइंदगी करता है। पूरे देश की जो विविधता है उसकी नुमाइंदगी करता है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो। इसके बाद देखो कई बार ऐसा भी हुआ कि किसी समूह ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एक सार नहीं किया। यानी कि कोई समूह कांग्रेस में रहा या फिर उससे नहीं मिल पाया, ठीक है, अपने आप को मतलब उससे जोड़ नहीं पाया और अपने अपने विश्वासों को मानते हुए बतौर एक व्यक्ति या समूह के रूप में कांग्रेस के भीतर बना रहा। अब यहाँ पे समझिए, देखिए कांग्रेस की अपनी एक विचारधारा थी, कुछ रही होगी, फिर उसमें हो सकता है कि कोई अन्य व्यक्ति जो है उसकी विचारधारा कांग्रेस से अलग है, लेकिन अलग विचारधारा होने के बाद भी वो कांग्रेस में ही शामिल रहा। ये इसका नेचर था, यानी सबको साथ लेके चलने वाला। इस अर्थ में कांग्रेस जो है एक विचारधारात्मक गठबंधन है। तो पेपर में आपसे ये भी पूछा जाता है कई बार कि बताइए कांग्रेस कैसे एक विचारधारात्मक गठबंधन है। तो आपको बताना है कि कांग्रेस के अंदर अलग अलग तरह की विचारधारा भी होती थी और साथ सबको लेके चलती थी, ठीक है। कांग्रेस के अंदर क्रांतिकारी भी आपको दिखेंगे, क्रांतिकारी विचारधारा के, इसमें शांतिवादी भी दिखेंगे, इसमें कंजर्वेटिव और रेडिकल, ठीक है। इसमें रेडिकल यानी कि जो कट्टर होते हैं ये भी आपको देखने को मिलेंगे। इसमें गर्मपंथी और नरमपंथी भी देखने को मिलेंगे। इसमें दक्षिणपंथी और वामपंथी भी देखने को मिलेंगे। हर तरह के लोग इसके अंदर दिखेंगे, ठीक है। और कांग्रेस एक मंच की तरह थी जिस पर अनेक समूह, हित, राजनीतिक दल, ये सब इसमें आ जुड़ते थे। यानी कांग्रेस को आप एक प्लेटफॉर्म समझो जिसमें सभी जो वर्ग हैं वो इसमें आ सकते थे। इसमें जो राष्ट्रीय आंदोलन होते थे सभी इसमें भाग ले सकते थे, ठीक है। तो आज़ादी से पहले के वक्त में अनेक संगठन और अनेक राजनीतिक पार्टी जो थी वो उसको इजाज़त थी कांग्रेस में रहने की। यानी कांग्रेस पार्टी का एक संविधान था, कुछ नियम थे। वो नियम ये कहते थे कि अगर आपकी विचारधारा अलग भी है तो भी आप कांग्रेस में शामिल हो सकते हो, अगर आपकी पार्टी अलग है तो भी आप कांग्रेस में शामिल हो सकते हो। लेकिन बाद में कांग्रेस ने इसको बदल दिया, ठीक है। कांग्रेस ने बाद में इसको बदला और फिर ये कह दिया कि अगर आप अलग पार्टी के हो तो आप फिर कांग्रेस में नहीं रह सकते। इसीलिए फिर सोशलिस्ट पार्टी वगैरह जो थी वो अलग हो गई थी, अलग पार्टी बनी थी, ठीक है। अब देखेंगे गुटों में तालमेल और सहनशीलता। कांग्रेस जो है सभी को अपने संगठन में शामिल कर लेती थी। इसकी जो स्ट्रेटेजी थी, इसी वजह से विपक्ष जो था कई बार कठिनाई में पड़ जाता था। विपक्ष अगर कुछ जनता के सामने जाके कुछ बोले भी सत्ता पक्ष के खिलाफ, तो कांग्रेस उस चीज़ को अपने में शामिल कर लेती थी, तो फिर वो
कठिनाई में पड़ जाता था विपक्ष। विपक्ष कोई बात कहता था तो कांग्रेस में उस विचार को जगह मिल जाती थी। इस पार्टी में, ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी, इसमें विवाद भी हो जाते थे और इसमें सहनशीलता भी देखने को मिलती है। क्या होता था कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसमें अलग अलग विचारधारा के लोग थे। इसमें मजदूर भी थे, इसमें किसान भी थे, इसमें उद्योगपति भी थे, इसमें अलग अलग धर्मों के लोग थे, तो अलग अलग इसमें विचारधारा थी। तो कई बार इनके बीच में आपस में विवाद हो जाता था, ठीक है, लेकिन कई बार इसमें सहनशीलता भी देखने को मिली है, फिर भी साथ चलती थी सबको लेकर। तो ये है, अगर कोई पार्टी सत्ता में हिस्सा पाने से नाखुश है तो वो पार्टी में ही बना रहता था, पार्टी को छोड़ के नहीं भगता था। आज के समय में क्या होता है, कोई किसी पार्टी में शामिल है नेता, अगर उसको टिकट नहीं मिलती या उस कुछ विवाद हो जाता है, उसको सत्ता में स्थान नहीं मिल पाता, तो वो भग जाता है उस पार्टी को छोड़ के, दूसरी पार्टी में चला जाता है या खुद की पार्टी बनाता है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था, ठीक है, वो पार्टी में ही रहता था, पार्टी में रहकर ही विरोध करता था। तो कांग्रेस पार्टी के भीतर विभिन्न समूह गुट कहे जाते थे और कांग्रेस अपने गठबंधन के स्वभाव के कारण जो है वो सहनशील थी, सबको साथ लेके चल रही है तो यहाँ पे सहनशील है। नेक्स्ट आपका विपक्षी पार्टियों का उद्भव, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि भारत में विपक्षी पार्टियां नहीं थी, विपक्षी पार्टियां भारत के अंदर थी, लेकिन कांग्रेस को जितना ज़्यादा बहुमत मिलता था ना, इतना उनको नहीं मिल पाता था। आप देखोगे, मैं आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ, देखिए यहाँ पे आपने क्या देखा, कांग्रेस को 364 सीटें मिल रही है और बाकी पार्टियों को कितनी मिल रही है, किसी को 4 मिल रही है, किसी को 6 मिल रही है, किसी को 7, किसी को 9। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कितना ज़्यादा इनके बीच में अंतर दिख रहा है, इनका जो वोट परसेंटेज है या फिर इनकी जो सीटें हैं, कितना ज़्यादा आपको इसमें डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। तो यही आपको समझना था यहाँ पे। इनमें से कई पार्टियां जो 1952 के आम चुनावों से कहीं पहले बन चुकी थी, इनमें से कुछ ने तो 60 और 70 के दशक में देश की राजनीति में भूमिका निभाई थी महत्वपूर्ण, और आज लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टी जो है, इसकी जड़, आज के समय में जितनी भी गैर कांग्रेसी पार्टी आपको दिखती है कांग्रेस के अलावा, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं आपको 1950 का जो दशक है उसमें किसी ना किसी विपक्षी पार्टी में दिख जाएगी। कोई हो सकता है जनसंघ से, जैसे भाजपा है, बीजेपी, वो जनसंघ से बनी है। कोई अन्य पार्टी जैसे कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, मार्क्सवादी हो गई, ये सीपीआई से बनी है, ठीक है। इस तरीके से मतलब कहीं ना कहीं उसकी जड़ें आपको किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी में दिख जाती है। 1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा या फिर विधानसभा में कहने भर का प्रतिनिधित्व मिला था, बिल्कुल मामूली सी, किसी को 2 सीटें, किसी को 4 सीटें, किसी को कम, किसी को 0 भी मिल रही होगी, किसी को 5-7 ही मिल रही होगी, ठीक है, यानी केवल नाम मात्र का। लेकिन फिर भी इन दलों की मौजूदगी थी भारत में, दल मौजूद थे, चुनाव लड़ने का इनको अधिकार था, चुनाव लड़ते थे, जीतते थे, हारते थे। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बनाए रखने में इन्होंने अपनी भूमिका जरूर निभाई, एक विपक्ष की भूमिका जरूर निभाई, ठीक है। इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां होती थी, जो पॉलिसी होती थी और जो व्यवहार होते थे, इसकी आलोचना करी। विपक्षी दलों ने शासक दल पर अंकुश रखा, ठीक है, उसको हमेशा मतलब उसको जो उसकी कमी है वो बताते रहे, और इन दलों के कारण ही कांग्रेस पार्टी के भीतर भी शक्ति संतुलन कहीं ना कहीं बदला। और इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीति विकल्प की संभावना भी जीवित रखी, ठीक है। लोकतंत्र में जो विकल्प है, विकल्प का भी एक ऑप्शन रखा, यानी कि अगर कोई कांग्रेस से नाराज होता है तो इन दूसरी राजनीतिक पार्टियों में जुड़ सकता था, यानी उनके पास एक ऑप्शन था, इस विकल्प को जीवित रखा। इन दलों ने ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे के समय में हमारे देश की तस्वीर को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, आज के समय में आपको नहीं देखने को मिलेगा, उस समय में क्या था कि शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दल के जो नेता थे, इनके बीच में सम्मान का गहरा भाव दिखेगा, ठीक है। यानी कांग्रेस के नेता और विपक्षी नेता, इनके बीच में आपस में सम्मान होता था। बेशक से विचारधारा अलग थी, राजनीतिक पार्टी अलग थी, एक दूसरे के विपक्षी थे, ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, लेकिन फिर भी इनके बीच में सम्मान रहता था। आज के समय में आप देखते हो एक पार्टी के नेता दूसरे पार्टी के नेता को गाली तक दे देते हैं, तो अब वो सम्मान और वो चीज़ें नहीं रही हैं। आज़ादी के बाद अंतरिम सरकार ने देश का शासन संभाला। अंतरिम सरकार समझ रहे हो ना आप, नेहरू वाली सरकार जो 1947 के बाद से चल रही थी, और ये अंतरिम सरकार इसलिए थी क्योंकि समझौते से बना ली गई थी, ठीक है। और इसके मंत्रिमंडल, अब यहाँ पे समझिए, देखिए अभी मैंने बताया ना कि दोनों के बीच में सम्मान होता था, विपक्षी के बीच में भी सम्मान होता था। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। कांग्रेस से इनकी विचारधारा मैच नहीं कर रही थी, ठीक है, कहीं ना कहीं इसके आप विपक्षी मान लो इसको। और इसके बाद है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनको भी आप देखो, ये भी मतलब ये जनसंघ से रिलेटेड थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस से इनके विचार नहीं मिलते थे। तो आप इन दोनों ही नेताओं को, दोनों ही विपक्षी नेता थे और ताकतवर नेता थे, ठीक है, दोनों ही विपक्षी नेताओं को आप देखिए, ये कांग्रेस के मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, यानी कि मंत्रिमंडल में कांग्रेस ने इन विपक्षी नेताओं को भी जगह दी थी, इनको मंत्री बनाया था। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय का जो राजनीतिक माहौल था वो कितना अलग होता था। नेहरू ने अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार किया था, कहीं ना कहीं मतलब उन्हें सोशलिस्ट पार्टी से, उसके नेताओं से लगाव था। उन्होंने जयप्रकाश नारायण, क्योंकि जयप्रकाश नारायण बहुत अच्छे नेता हैं, आपको आगे इनके बारे में पढ़ने को मिलेगा, और ये समाजवादी नेता हैं, ठीक है।
इनके जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया था नेहरू ने। अपने राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी हैं, जो उनके प्रतिद्वंदी होते थे, इससे भी इस किस्म का निजी रिश्ता और इसके प्रति सम्मान का भाव कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आज के समय में ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती है। अब क्या है, अब दलगत प्रतिस्पर्धा जो है, कंपटीशन जो है वो तेज हो गया है, काफ़ी तीखा व्यवहार हो गया है एक पार्टी के नेता का दूसरे पार्टी के नेता से। तो ये हो गया, तो यहीं पे अपना चैप्टर हो जाता है पूरी तरीके से खत्म। इतनी ही चीज़ें आपके सिलेबस में, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ राजनीतिक पार्टियों के बारे में बता देता हूँ, तो वीडियो को छोड़ना मत, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। 5 मिनट और बताऊंगा, सारी पार्टियां बता दूंगा। ठीक है, मेन तो सबसे पहले बात करेंगे सोशलिस्ट पार्टी। तो ये सोशलिस्ट पार्टी जो थी कांग्रेस के अंदर ही थी, जो युवा नेता थे उनका एक गठबंधन होता था। फिर बाद में कांग्रेस ने क्या करा, एक अपना संविधान में बदलाव कर दिया कि कोई भी दोहरी सदस्यता नहीं रखेगा, यानी या तो उसे कांग्रेस का बन के रहना पड़ेगा या फिर विपक्षी बन के रहना पड़ेगा। तो ऐसे में फिर इसने क्या करा, ये जो सोशलिस्ट पार्टी थी इसने अलग ही पार्टी बना ली। ठीक है, और 1948 में बना ली थी पार्टी, और चुनाव में इस पार्टी को कोई खास सफलता नहीं मिली, कम ही सीटें मिलती थी। ठीक है, इसके संस्थापक जो है आचार्य नरेंद्र देव। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, इस चैप्टर से 1 मार्क्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि ये सोशलिस्ट पार्टी जो है इसके संस्थापक कौन थे। तो आचार्य नरेंद्र देव, रट के जाना, बिल्कुल आता है पेपर में कई बार। ठीक है, अब इस पार्टी की विचारधारा क्या थी, ये समाजवाद को बेहतर मानते थे, कांग्रेस की आलोचना करते थे। ये कहते थे कि कांग्रेस जो है अमीरों की पार्टी है, कांग्रेस जो है पूंजीपतियों की पार्टी है, कांग्रेस गरीबों की भलाई के लिए काम नहीं करती। ऐसा कौन मानते हैं, सोशलिस्ट पार्टी वाले। ठीक है, अब सोशलिस्ट पार्टी जो है ये कई हिस्सों में टूट गई। इसमें से बनी किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ये सोशलिस्ट पार्टी टूट के 3 हिस्सों में बट गई है। ठीक है, इसके मेन नेता कौन थे, जयप्रकाश नारायण जो है ये समाजवादी विचारधारा, अशोक मेहता हो गया, राम मनोहर लोहिया हो गए, अच्युत पटवर्धन हो गए, आचार्य नरेंद्र देव हो गए, SM जोशी हो गए। ये सभी क्या है, ये इसके प्रमुख नेता हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो भारत में 1920 में ही कहीं ना कहीं आपको साम्यवादी दल दिख जाएंगे। ये रूस की क्रांति से प्रभावित है, क्योंकि 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, उससे प्रभावित हुए थे। ये देश की समस्या का जो हल है ना, ये साम्यवाद के तरीके से सुलझाने की बात करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते ये। और 1935 तक कांग्रेस के दायरे में रहकर इन्होंने काम किया था, लेकिन 1941 के दिसंबर में कांग्रेस से अलग हो गए थे। ठीक है, और इनकी विचारधारा क्या थी, ये कहते हैं कि जो 1947 में आज़ादी मिली है ना, वो सच्ची आज़ादी नहीं है। इस पार्टी ने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह भी किया था, लड़ाई झगड़े करते थे। ठीक है, इन्हीं की विचारधारा से कहीं नक्सलवाद भी जो है वो इसी विचारधारा से प्रभावित है। सरकार को सेना भेजकर इनके आंदोलन को दबाना पड़ा था। बाद में इन्होंने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया था, और पहले चुनाव में 16 सीटें जीती थी। ज़्यादातर इनके जो सीटें मिली है वो आंध्र प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में, बिहार में, केरल में यही मिलती है। बाकी राज्यों में इनको कोई मतलब इनका समर्थन नहीं था। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये 2 हिस्सों में टूट गई थी 1964 में। 1964 में 2 हिस्सों में टूट गई थी। एक तो हो गई थी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको CPI कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, सेकंड हो गई थी CPIM, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और मार्क्सवादी इसको कहा जाता है। ठीक है, मेन नेता कौन है, AK गोपालन, SA डांगे, EMS नंबूरीपाद, PC जोशी। ठीक है, अजय घोष, P सुंदरैया, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण और मेन नेता हैं। इसके बाद है स्वतंत्र पार्टी, ये C राजगोपालाचारी के द्वारा बनाई गई पार्टी थी। 1959 में इसकी स्थापना हुई है। इसकी विचारधारा क्या है, ये सरकार अर्थव्यवस्था में, इनका ये मानना है कि ये कहीं ना कहीं दक्षिणपंथी है, समझ लीजिए, ये दक्षिणपंथी विचारधारा को मानते हैं। ये कहते हैं कि सरकार को ज़्यादा अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, निजी क्षेत्रों को छूट देना चाहिए। कहीं ना कहीं ये पूंजीवाद के भी समर्थक हैं। गुटनिरपेक्षता की जो भारत की नीति थी, इसका इन्होंने विरोध करा। सोवियत संघ से दोस्ती का विरोध करा। ठीक है, अमेरिका से संबंध बढ़ाने की वकालत करी। इन्होंने कहा कि सोवियत संघ की जगह हमें अमेरिका से दोस्ती रखनी चाहिए थी। इसमें कौन कौन से नेता हैं, C राजगोपालाचारी, KM मुंशी, NG रंगा, मीनू मसानी, ये इसके कुछ मेन नेता हैं। एक है भारतीय जनसंघ, इससे भी आपसे क्वेश्चन आ जाता है। भारतीय जनसंघ जो है इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करी थी। आज के समय में जो आप BJP देखते हो वो कहीं ना कहीं इसी विचारधारा की पार्टी है। ठीक है, इसकी क्या विचारधारा है कि पाकिस्तान को भारत में मिलाकर अखंड भारत बनाओ, हिंदी को राजभाषा बना दो, अल्पसंख्यक को रियायत का विरोध, जो अल्पसंख्यक है उसको जो रियायत मिलती थी उसका विरोध करते हैं, अंग्रेजी भाषा का विरोध करते हैं। ये कहते हैं एक देश होना चाहिए, एक राष्ट्र होना चाहिए, एक संस्कृति होना चाहिए, उसी को हमको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, कौन है इसके मेन नेता, इसके श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, दीनदयाल उपाध्याय हो गए, बलराज मधोक हो गए। समर्थन वाले राज्य क्या है, इनको राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, UP में, इन 4 राज्यों में ही समर्थन था, बाकी कहीं इनको खास समर्थन नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे अपना चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।